अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह जनवरी असाइनमेंट 6 जो आपकी चल रही है 12वीं कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, कुछ पूर्णांक आपका होगा 20 का। तो दोस्तों, ये कुछ आप लोगों की निर्देश दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देश अनुसार हल करना है आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए, बजट के क्या उद्देश्य हैं। तो दोस्तों, आपको आंसर 75 या 100 शब्द सीमा में आपको लिखना है। आंसर हो जाएगा, बजट का आशय है भारत में केंद्र सरकार के वार्षिक वृत्ति विवरण को संघीय बजट कहा जाता है। यह पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों तथा व्ययों का वर्तमान वर्षों के संशोधित अपमानों का और आगामी वर्ष के बजट अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। सरकारी बजट के उद्देश्य। सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ, आर्थिक विकास। एक देश की विकास दर उसकी बचत एवं निवेश की दरों पर निर्भर करती है, इसलिए बजट का उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को लागू करना होता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, आर्थिक संसाधनों का नियोजित आवंटन। सरकार अपनी बजटीय नीतियों के माध्यम से देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार अपने उपलब्ध संसाधनों को आवंटन का प्रयास करती है। तीसरा दिया हुआ, आर्थिक स्थायित्व। अर्थव्यवस्था में तेजी तथा मंदी के चक्र आते रहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है तो सरकार बचत का बजट बनाती है, अर्थात अपने व्ययों में कमी लाती है तथा करों में वृद्धि करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो सरकार घाटे का बजट बनाती है। और दिया हुआ है पॉइंट, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत जैसे देशों में जहां पर रोजगारी की समस्या है, वहीं बजटीय नीतियों का एक उद्देश्य रोजगारों की उपलब्धता में वृद्धि करना भी होता है। अगला क्वेश्चन दूसरा आप लोगों का दिया हुआ है, बजट निर्माण की प्रक्रिया को व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को आंसर को लिखना है। तो आंसर है आप लोगों का, भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला पॉइंट दिया है, बजट की तैयारी। बजट बनाने से पूर्व बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से अनुमानित आय व्यय लेखों मांगता है, ORT। अगला पॉइंट दिया है, बजट पेश करना। बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा का संसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता है, यह प्रभावी नहीं माना जाता है। लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, समान बहस। वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के पश्चात भाषण के लिए बहस का दिन अलग से तय कर दिया जाता है, जिस पर पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा समान रूप से चर्चा की जाती है। अगला पॉइंट दिया है, मतदान। तो उसका हो जाएगा, बजट पर समान बहस हो जाने के बाद विभिन्न विभागों को मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग रखते हैं और इन पर अलग अलग बहस होती है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, विनियोग विधेयक। बजट की मांगों पर बहस के पश्चात विनियोजन विधेयक रखा जाता है, जिसमें कारों के लगने की सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कार लगाने तथा वर्तमान कारों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर बहस होती है। जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो जाता है, तब उसे स्वीकृति के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, घाटे का बजट क्या है। घाटे के बजट के प्रकार लिखिए। तो दोस्तों, आप लोगों को इसको भी 75 या 100 शब्द सीमा में आंसर को लिखना है। आंसर आपका आ जाएगा, घाटे के बजट से आशय उस स्थिति से है जब सरकार बजट व्यय का सरकारी बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, अर्थात जब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय सरकारी आय राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होता है, तो यह बजट घाटे का कहलाएगा। राजस्व घाटे से अभिप्राय राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिक होना। इस प्रकार सरकारी खाते में बचत नहीं होती है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में बचत का प्रयोग, जिससे सरकार के उपयोग व्यय की एक ही वृत्ति आपूर्ति की जा सके। अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी, राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। तो दूसरा पॉइंट दिया है, राजकोषीय घाटा। इसका हो जाएगा, बजट में राजकोषीय घाटे का
एक प्रमुख मापदंड है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियां तथा अन्य उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियों जैसे ऋण की वसूली अनुदान की तुलना में कुल व्यय की अधिक होना है। अगला पॉइंट दिया कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां उधार रहित पूंजीगत प्राप्ति राजस्व प्राप्तियां। अगला पॉइंट दिया हुआ है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। यह सफल प्राथमिक घाटा कहलाता है। निबल प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए सफल प्राथमिक घाटे में से ब्याज प्राप्तियां घटानी होंगी, अर्थात सफल प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा भुगतान ब्याज, निबल प्राथमिक घाटा सफल प्राथमिक घाटा ब्याज प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संतुलित बजट और असंतुलित बजट में स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बजट संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार का हो सकता है। जब सरकारी राजस्व और खर्चा समान हो तब सरकारी बजट संतुलित कहलाता है। जब राजस्व की तुलना में खर्च अधिक या कम होता है तो बजट असंतुलित कहलाता है। राजस्व से अधिक खर्च होने से बजट घाटे का तथा खर्च से अधिक राजस्व प्राप्त होने पर बजट घाटे के बजट के अंतर्गत घाटे की राशि को जनता से उधार लेकर अथवा सरकार के पास एकत्रित कोषों धन निकालकर पूरा किया जाता है। इस प्रकार घाटे का बजट सरकार के दायित्व में वृद्धि करता है अथवा आरक्षित धन को कम करता है। इसके विपरीत बचत के मामले में बेकार से सार्वजनिक ऋण कम होते हैं या सरकार के एकत्रित कोषों में वृद्धि होती है। इस प्रकार बचत के लिए सरकार अर्थव्यवस्था में जितना धन लगाती है उसकी प्राप्त कर लेती है। बजट अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई मांग को कम करता है और मूल्य स्तर में कमी लाता है। इसलिए मुद्रास्फीति के समय बजट को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आप लोगों का बचा है बजट के प्रमुख संघटक कौन से हैं, समझाइए। तो आंसर हो जाएगा बजट के मुख्य अंग हैं सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय। तो इसका सार्वजनिक आय से तात्पर्य सरकार की उन सभी मौद्रिक प्राप्तियों से है जो सरकारी व्यय के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक आय को दो भागों में बांटा जाता है। चालू आय प्राप्तियों में बांटा जाता है जैसे कर फीस, सरकारी उद्यमों की आय इत्यादि। पूंजीगत प्राप्तियां जैसे सार्वजनिक ऋण, सरकारी अनुदान इत्यादि। तो सार्वजनिक आय के कर साधन कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए कर को नहीं चुकाता तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलता है। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भुगतान एक ही बार में कर दिया जाता है तथा वे व्यक्ति उनका भुगतान करते जिन पर वह लगाया जाता है। तो उदाहरण हो जाएगा आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर आदि। तो दोस्तों ये भी दिया अप्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करते जाइए जल्दी से। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।